क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जो एकदम बादलों के पार जाती है, वहां बर्फ और पत्थरों के बीच समंदर की गहराई में मिलने वाली मछलियों के जीवाश्म क्यों मिलते हैं? अरे ये एक ऐसा सवाल है जो भूगोल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलता है। बिल्कुल, मतलब जो जगह दुनिया में सबसे ऊंची है, वहां समंदर के जीवों के निशान कैसे पहुंच गए? और दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब भारत के भूगोल में ही पूरी तरह से छिपा हुआ है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी तरह के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। एकदम। हमारे सामने आज रिसर्च मटेरियल का एक पूरा स्टैक है, जैसे इंडिया ज्योग्राफी कमांड सेंटर के नोट्स और कुछ बेहद दिलचस्प विजुअल्स। हाँ, लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटना या आंकड़ों को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की लकीरें, पहाड़ और नदियां, ये सब मिलकर इस देश के एक 3D कमांड सेंटर की तरह कैसे काम करते हैं। और इस कमांड सेंटर को समझने की शुरुआत, देखो, इसके नाम से बेहतर और क्या हो सकती है। हमारे नोट्स में सबसे पहले भारत के ऐतिहासिक नामों का जिक्र है। हाँ, और ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है ना, ये जैसे अलग अलग युगों के टाइम कैप्सूल्स हैं। बिल्कुल। प्राचीन काल में इसे आर्यवर्त कहा जाता था, जिसका सीधा अर्थ था आर्यों का निवास स्थान। फिर भारत नाम आया, जो राजा भरत के नाम पर था। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब ईरानियों और पारसियों ने सिंधु नदी को पार किया तो उनके उच्चारण में स की जगह ह निकलता था। अरे हाँ, और वहीं से सिंधु बन गया हिंदू और इस जमीन का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। एकदम सही। और अगर हम पुराणों या बौद्ध ग्रंथों को देखें तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत शब्द मिलता है, जम्बू द्वीप। जामुन के पेड़ों का द्वीप। हाँ, जामुन के पेड़ों का द्वीप। तो ये सभी नाम बताते हैं कि यह जमीन हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। खैर, अब अगर हम आज के ग्लोब पर इसकी स्थिति देखें तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पूरी तरह से उत्तर में। बिल्कुल। और इसका आकार एक चतुर्भुज या कहें क्वाड्रेंगुलर जैसा है। हाँ, लेकिन यहाँ नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हाँ, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन जब यूएसए और चीन की तुलना की बात आती है तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है अक्सर। बिल्कुल, मैंने भी लंबे समय तक यही सोचा था कि चीन यूएसए से बड़ा है। अक्सर नक्शे को देखकर या फिर जनसंख्या के प्रभाव में आकर ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन हमारे नोट्स साफ बताते हैं कि अगर हम कुल क्षेत्रफल लें, जिसमें जमीन और तटीय जल दोनों शामिल हैं, तो यूएसए असल में चीन से थोड़ा बड़ा है। ये सच में एक ऐसा एग्जाम अलर्ट है जो अच्छों को गलत साबित कर दे। एकदम। खैर, अब आकार की बात निकली है तो इस कमांड सेंटर के असली आयामों यानी डायमेंशंस को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, वो सिर्फ किलोमीटर का नंबर नहीं है, ये अपने आप में पूरी दुनिया समेटे हुए है। और ये विस्तार कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। मतलब इसे ऐसे समझें कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार ड्राइव करें तो लगेगा जैसे कई अलग अलग देशों से गुजर रहे हैं। जलवायु, मिट्टी, भाषाएं सब बदल जाएगा। हाँ, ये दूरी पूरे यूरोप महाद्वीप को पार करने जैसी है। और इस विशाल भूभाग के चरम बिंदुओं यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखें तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो लद्दाख के पीओके क्षेत्र में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है। सही कहा। और दक्षिण की बात करें तो मुख्य भूमि का आखिरी छोर कन्याकुमारी है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार सहित पूरे भारत की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है ना? बिल्कुल, जो ग्रेट निकोबार में है। हालांकि 2004 की भयंकर सुनामी में ये बिंदु समुद्र में डूब गया था। और पश्चिम में ये गुजरात के गुहार मोती तक जाता है, जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबथू वो जगह है जहाँ भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। हाँ, लेकिन यार, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल आता है। कैसा सवाल? देखो, अरुणाचल और गुजरात के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। इसका सीधा मतलब है कि पूर्व में सूरज बहुत पहले निकलता होगा और पश्चिम में काफी देर से। तकनीकी रूप से देखें
तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे? तो फिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देश में ऑफिस जाने का समय, ट्रेनों का टाइम टेबल, क्या ये सब अव्यवस्थित नहीं हो जाता? ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार पहलू है। इसे समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फर्क को समझना होगा। अच्छा। सबसे पहले तो कर्क रेखा की बात करते हैं, जो 30.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। ये भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है और जलवायु को 2 हिस्सों में बांटती है। नीचे उष्ण यानी ट्रॉपिकल और ऊपर उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल। एकदम। ये 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन कर्क रेखा तो मौसम तय कर रही है, समय की पहेली कैसे सुलझती है? समय का प्रबंधन देशांतर रेखाओं से होता है। उस 2 घंटे के अंतर से बचने के लिए हमने देश के बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को अपना मानक मान लिया। अच्छा, जिसे भारतीय मानक समय या IST कहते हैं। बिल्कुल, जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। मतलब हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया ताकि ना अरुणाचल को दिक्कत हो और ना गुजरात को। हाँ, ये रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है और ये 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और इसका सबसे सटीक बिंदु उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के शंकरगढ़ किला है। एकदम सही। तो मिर्जापुर की घड़ियों में जो समय होता है वही कश्मीर से कन्याकुमारी तक माना जाता है। इससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में एक रूपता बनी रहती है। मिर्जापुर का समय पूरे देश का समय है। ये सुनने में जितना सिनेमाई लगता है, प्रशासन के लिए उतना ही जरूरी भी है। बिल्कुल। और प्रशासन की बात उठी है तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, और इन नोट्स को पढ़ते हुए एक और आम धारणा टूटती है। अक्सर नक्शे में लद्दाख का लेह जिला इतना बड़ा दिखता है कि कोई भी उसे भारत का सबसे बड़ा जिला मान लेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है, जो 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लेह दूसरे नंबर पर आता है। और सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो माहे हैं, जो महज 9 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा है। राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ मुझे पुडुचेरी का जो प्रशासनिक ढांचा है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हाँ, पुडुचेरी वाकई एक अनोखा प्रशासनिक मॉडल है। मैंने इसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह समझा है, जैसे किसी मशहूर रेस्टोरेंट का हेड ऑफिस एक शहर में हो, लेकिन उसके आउटलेट्स अलग-अलग शहरों में फैले हों। ये उपमा एकदम सटीक है ना? पुडुचेरी एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके हिस्से 3 अलग-अलग राज्यों में हैं। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में कराईकल और मुख्य पुडुचेरी, और केरल के तट पर वही सबसे छोटा जिला माहे। बिल्कुल। ये फ्रांसीसी इतिहास और भारतीय विविधता का एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, अब तक हमने देश के अंदरूनी ढांचे पर चर्चा की, लेकिन कोई देश बंद कमरे की तरह काम नहीं कर सकता। सही बात है। उसका भूगोल उसके पड़ोसियों से भी गहराई से जुड़ा होता है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की ओर चलते हैं। हमारी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। और यहाँ भी नक्शे को देखकर जो पहली नजर में लगता है वो सच नहीं होता। हाँ। अगर किसी से पूछें कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो 90% लोग चीन का नाम लेंगे, क्योंकि चीन का आकार इतना विशाल है। लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि सबसे लंबी सीमा वास्तव में बांग्लादेश के साथ है, जो 4,096 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल। और इसका कारण यह है कि ये सीमा सीधी नहीं है, ये इतनी घुमावदार है कि अगर उस जिगजैग लाइन को सीधा खींच दें तो वो चीन की सीमा से भी लंबी हो जाती है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो महज 106 किलोमीटर की है, डूरंड रेखा के पास पीओके क्षेत्र में। स्थलीय सीमाओं के अलावा हमारी समुद्री सीमाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। 9 तटीय राज्य हैं और हमारी तटरेखा द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। वैसे एक खास जिक्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, जो सर्वाधिक 8 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हाँ, ये एक अनोखा राज्य है। समुद्री तटरेखा की बात आते ही एक और जटिल विषय आता है, समुद्री अधिकार। अक्सर भ्रम होता है कि जहाँ जमीन खत्म वहाँ देश का अधिकार खत्म और समंदर सबका है। लेकिन 1982 का जो समुद्री कानून है, जिसे अनक्लॉज कहते हैं, उसके तहत ऐसा नहीं होता। ये तय करता है कि किस देश का कितना अधिकार होगा।
और इसे नापने की इकाई नॉटिकल माइल है, जो लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर है। एकदम सही। ये तकनीकी लग सकता है, लेकिन मैंने इसे समझने के लिए एक घर का रूपक तैयार किया है। अगर हम भारत को अपना घर मान ले। अच्छा, घर का रूपक, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखो, तट की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है, उन्हें मिलाकर एक सीधी आधार रेखा या बेस लाइन खींची जाती है। इसके अंदर का पानी इंटरनल वाटर है। ये मान लीजिए कि ये हमारे घर के अंदर के कमरे हैं। ठीक है। इस पर 100% हमारा ही अधिकार है। ठीक है। और इसके आगे आधार रेखा से समुद्र की तरफ 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र प्रादेशिक जल है। ये हमारे घर का निजी आंगन है। कोई बिना अनुमति के यहाँ कदम नहीं रख सकता। और 12 से 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, वो संलग्न क्षेत्र या कॉन्टेंजुअस जोन है। ये घर के बाहर का वो फुटपाथ है जहां हमें साफ सफाई रखने और गुजरने वालों से सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। और अंत में आता है 200 नॉटिकल माइल का अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ। बिल्कुल, ये EEZ हमारे मोहल्ले का वो खाली मैदान है जहां हम घर तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर वहां कोई खजाना या तेल मिल जाए तो उसे निकालने का अधिकार सिर्फ हमारा है। जैसे अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई, जहां से भारत को भारी मात्रा में तेल मिलता है। हाँ, घर, आंगन, फुटपाथ और मैदान, इस रूपक से ये जटिल ढांचा कितना सरल हो गया। सच में। अब अगर हम भारत के नक्शे में थोड़ा पूर्व की ओर चलें, तो हमें पूर्वोत्तर का एक बहुत ही खास भौगोलिक चरित्र दिखाई देता है। 7 सिस्टर्स या 7 बहनों का क्षेत्र। असम एक ऐसा राज्य है जो बाकी के सभी 6 राज्यों को छूता है, या जैसे एक जंक्शन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हाँ, अक्सर हम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को 7 सिस्टर्स मान लेते हैं, जिसमें सिक्किम भी शामिल हो जाता है, जो कि गलत है। बिल्कुल, सिक्किम इन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। इसे इन 7 बहनों का एक ब्रदर या भाई माना जाता है। और पूर्वोत्तर के प्राकृतिक अजूबों की बात करें तो मणिपुर की लोकतक झील का जिक्र अनिवार्य है। यह पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि का कारण इसका पानी नहीं है, बल्कि उस पर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क है, केइबुल लामजाओ। एक तैरता हुआ जंगल। हाँ, ये सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कोई जमीन पानी पर कैसे तैर सकती है? यह फुमडी के कारण संभव होता है। फुमडी वास्तव में मिट्टी, वनस्पतियों और जैविक पदार्थों का एक बहुत मोटा जमाव होता है। अच्छा। सालों तक जब पौधे मरते और सड़ते हैं, तो वे उलझकर एक मजबूत चटाई जैसा ढांचा बना लेते हैं, जो पानी पर तैरता रहता है। और यही ढांचा इतना मजबूत हो जाता है कि इस पर हिरण से लेकर छोटे घर तक बन जाते हैं। प्रकृति सच में सबसे बड़े इंजीनियर है। और जब इंजीनियरिंग की बात हो ही रही है, तो इन तैरते द्वीपों से थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, उस महाटकराव की ओर जिसने उस पहेली को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, माउंट एवरेस्ट पर मछलियों के जीवाश्म। यहाँ हम भारत के भूगोल के सबसे हिंसक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, हिमालय का जन्म। तो चलिए थोड़ा समय की यात्रा करते हैं। आज से लगभग 22.5 करोड़ साल पहले चलते हैं। उस समय पृथ्वी का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। सारे महाद्वीप एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। फिर जब ये पेंजिया टूटा तो उत्तर का हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण का हिस्सा गोंडवाना लैंड। हमारी जो भारतीय प्लेट है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। और इन दोनों विशाल भूखंडों के बीच एक उथला समुद्र बन गया, जिसे टेथिस सागर कहा गया। बिल्कुल। और दोनों तरफ की जमीन से जो नदियां बहती थीं, वे लाखों सालों तक अपने साथ मिट्टी, गाद और समुद्री जीवों के अवशेष लाकर इसी टेथिस सागर में जमा करती रहीं। तो फिर हिमालय कैसे बना? इसे एक उपमा से समझते हैं। मान लीजिए बर्तन में उबलता गाढ़ा सूप है और ऊपर ब्रेड के टुकड़े तैर रहे हैं। मैग्मा वो सूप है और टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रेड के टुकड़े। ठीक है। भारतीय प्लेट रूपी वो टुकड़ा धीरे धीरे उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकने लगा। और जब इन दो विशाल प्लेटों की टक्कर हुई तो बीच में जो टेथिस सागर था उसका क्या हुआ? उस महाटकराव के कारण वो टेथिस सागर सिकुड़ने लगा। उन प्लेटों के बीच जो अवसादी चट्टानें जमा थीं, वे भारी दबाव के कारण मुड़ने लगीं और ऊपर उठने लगीं। जैसे अगर हम किसी कालीन को दोनों तरफ से धक्का दें तो वो बीच में से उठने लगता है। एकदम सटीक। इसीलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन या नवीनतम वलित पर्वत कहते हैं। और यही कारण है कि टेथिस सागर की मछलियों के जीवाश्म आज हिमालय की चोटियों पर मिलते हैं। मतलब वो जमीन ही कभी समुद्र का हिस्सा थी
ये सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। खैर, पहाड़ों की बात हो रही है तो एक पुरानी बहस को भी सुलझा लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुछ लोग केटू कहते हैं, कुछ कंचनजंगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए हिमालय की श्रेणियों को समझना होगा। मुख्य रूप से दो भाग हैं, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से भी पहले हुआ था। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। जो केटू है वो इसी काराकोरम श्रेणी में है। लेकिन पेच ये है कि केटू जिस जगह पर है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है ना? सही कहा। अब अगर वृहद हिमालय की बात करें तो उसमें कंचनजंगा स्थित है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर यानी निर्विवाद भारतीय भूभाग में है। तो अगर हम इसे समेटें, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तकनीकी रूप से केटू है। हाँ, लेकिन अगर विवादित क्षेत्र हटा दें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। बिल्कुल स्पष्ट। इसके दक्षिण में पीर पंजाल, धौलाधार और सबसे अंत में सबसे नई शिवालिक श्रेणी आती है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन अलर्ट है। हाँ, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच एक सक्रिय दरार है जिसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ये जमीन के अंदर की ऐसी गहरी खरोच है जो इस इलाके को भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील बना देती है। और इन्हीं दुर्गम पहाड़ों के बीच से गुजरने के लिए प्रकृति ने हमें कुछ दर्रे दिए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बनिहाल और उमलिंगला, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। हिमाचल में रोहतांग और शिपकिला, जहां से सतलज नदी भारत आती है। उत्तराखंड का लिपुलेख और सिक्किम का नाथुला, ये सदियों से व्यापार और संस्कृति के प्रवेश द्वार रहे हैं। बिल्कुल। अब इन नई ऊंचाइयों से नीचे उतरकर अगर हम भारत के दिल की ओर आएं, यानी प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ का परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पहाड़ हिमालय जितने ऊंचे तो नहीं हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं। जैसे राजस्थान का अरावली पर्वत, ये दुनिया के सबसे पुराने अवशिष्ट या रिलिक्ट पर्वतों में से एक है। करोड़ों साल पहले ये भी ऊंचे रहे होंगे, लेकिन हवा पानी ने इन्हें घिसकर छोटा कर दिया। हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और अगर हम मध्य भारत में आए तो एक स्पष्ट भौगोलिक क्रम दिखता है। हमारे नोट्स में इसे याद रखने की एक ट्रिक है, VNST। हाँ, V से विंध्याचल पर्वत, फिर N से नर्मदा नदी, जो कि एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। बिल्कुल। रिफ्ट वैली तब बनती है जब जमीन के दो हिस्से दूर खिसकते हैं और बीच का हिस्सा धंसकर खाई बन जाता है। नर्मदा इसी खाई में बहती है। उसके बाद S से सतपुड़ा पर्वत और अंत में T से तापी नदी। इसी मध्य भारत में अमरकंटक नाम की जगह रेडियल ड्रेनेज का अद्भुत उदाहरण है। इसे एक खुले हुए छाते की तरह समझ सकते हैं। छाती की तरह कैसे? जैसे अगर खुले छाते के बीचों बीच पानी डालें तो वो अलग अलग दिशाओं में बह जाएगा। अमरकंटक की चोटी वैसा ही करती है। यहाँ से एक तरफ नर्मदा निकल जाती है और दूसरी तरफ सोन नदी। ये जल वितरण का बहुत सुंदर तंत्र है। इसे जल विभाजक भी कहते हैं, जैसे हरियाणा का अंबाला शहर। हाँ, जो गंगा और सिंधु नदी तंत्र को मिलने से रोकता है। बिल्कुल। और नदियों की उम्र का राज उनकी घाटियों से खुलता है। हिमालय की नई नदियां गहरी V आकार की घाटियां बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पुरानी नदियां चौड़ी U आकार की। और प्रायद्वीप के किनारों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट लगातार है, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पूर्वी घाट टूटे हुए हैं, जहाँ जिंदा गाड़ा सबसे ऊंची चोटी है। और जहां ये मिलते हैं वो नीलगिरी की गांठ है। अब किनारों से थोड़ा दूर अपने द्वीप समूहों को भी देख लेते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप है, जो मूंगा चट्टानों से बना है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, जो म्यांमार के अराकान योमा पर्वत का ही पानी में डूबा हिस्सा है। इन द्वीपों की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। रणनीतिक अहमियत से एक सवाल याद आया। इसरो का जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा, वो पूर्वी तट पर ही क्यों है? इसका सीधा संबंध पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन से है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब रॉकेट पूर्वी तट से अंतरिक्ष की ओर लॉन्च होता है तो उसे पृथ्वी के घूमने की गति का एक मुफ्त बूस्ट मिल जाता है, जैसे चलती ट्रेन से उसी दिशा में छलांग लगाना। अरे वाह! मतलब श्रीहरिकोटा की लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पृथ्वी के भूगोल का फायदा उठाने की एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। विज्ञान और भूगोल कभी अलग अलग काम नहीं करते। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो साफ हो जाता है कि भारत का भूगोल सिर्फ एक स्थिर नक्शा नहीं है,
यह एक अत्यंत जटिल, प्राचीन और गतिशील प्रणाली है। और यह अध्ययन हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। अब जब भी हम कोई खबर सुनेंगे तो उसके पीछे के भौगोलिक कारणों को समझ पाएंगे। एकदम। और इसी बदलते नजरिए के साथ एक आखिरी विचार। हमने हिमालय के निर्माण की बात की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो महाटकराव आज भी रुका नहीं है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय प्लेट आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट के भीतर धंस रही है, जिसका मतलब है कि जो नक्शा, जो पहाड़ आज हम देख रहे हैं, वो अंतिम नहीं है। लाखों साल बाद ये पूरी तरह से अलग होगा। यह पृथ्वी की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है और हम सब इसके एक छोटे से अध्याय के गवाह हैं। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव में आज के लिए इतना ही।